नमस्कार, मेरा नाम है मंजीत ठाकुर और कहानियों के इस अद्भुत संसार किस्सा कहानी में मैं आपको सुना रहा हूं एक कहानी जिसे लिखा है मैंने और जिसका शीर्षक है मोहब्बत एक ठो चीज है। छोटे से कस्बे मधुपुर में सुबह उतर चुकी थी। हैंडपंप के पास झगड़ती हुई औरतों का जमावड़ा था। गर्मी की छुट्टियों में मैं घर आया था तो सुबह हो या शाम बैठे ठाले ही वक्त कटता था मेरा। सुबह उठे, चाय पी और चौरसिया जी की पान दुकान पर आकर जम गए। बगल में ही लाल बाबू की चाय की दुकान है जिसमें जलते कोयले का धुआं हमेशा मुझे बचपन की याद दिलाता है। पान की पीक से लबालब मुंह भरे लाल बाबू चाय को चाह कहते थे और उनकी दुकान में गिलासों की दशा कुछ वैसी ही थी जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई से निकली हो। चाहे जो हो, उनकी चाह एकदम टकाटक गर्म और झक्कास होती थी। बस मैंने चाय गटकने के बाद गाल में पान का बीड़ा दबाया ही था कि देखा सामने से एक नई नवेली चमचमाती साइकिल पर पैडल मारते हुए गुड्डू चले आ रहे हैं। गुड्डू जी मधुपुर के एकदम रंग रसिया टाइप या यूं कहें कि खिलंदड़ किस्म के, या ये कहना ज्यादा अच्छा होगा कि लफड़िया किस्म के आशिक थे। उनको हर हफ्ते किसी नई लड़की से प्रेम हो जाता था। हर बार मुझसे कहते कि इस बार उनको रियल वाला माने असली वाला मोहब्बत हुआ है। और इतना कहकर गुड्डू अपने चेहरे पर वो काला चश्मा टिका लेते जो उन्होंने पिछली दफा रैली में पटना जाने पर गांधी मैदान के चाणक्य सिनेमा के पास से खरीदा था। गुड्डू जी को इस बात का बुरी तरह यकीन था कि काला चश्मा लगाकर वो बम्बास्टिक दिखते हैं। असल में उन्हें ये बात उनके पनवाड़ी दोस्त चौरसिया ने बताई थी। चौरसिया जी की बात को बड़े गौर से सुनते थे। तब गुड्डू जी वो काला चश्मा धारकर पान की गिलौरी कल्ले में दबा लेते और अपने लाल या नीले रंग के रुमाल जो भी उनकी जेब में उपलब्ध हो उस रुमाल को गले में शिवजी के सांप की तरह लपेट लेते थे और चौरसिया जी की दुकान में लगे आईने में आड़े तिरछे ढंग से खुद को देखते रहते। अब कहावतों में तो यही कहा गया है कि आईना झूठ नहीं बोलता है, लेकिन गुड्डू जी आईने के सच को सुन नहीं पाते थे। गुड्डू जी कुछ ज्यादा लंबे नहीं थे, सो उन्हें उचक कर आईने में देखना पड़ता था। अब मुमकिन है कि इसी वजह से आईने का सच उन तक कायदे से पहुंच नहीं पाता हो। वैसे उनको शौक बहुत था लंबा होने का, लेकिन पेड़ की डालों से बहुत लटकने के बाद भी उनकी लंबाई 5.25 फुट से ऊपर नहीं जा पाई थी। फिर भी गुड्डू जी खुद को अमिताभ बच्चन से कम नहीं समझते थे और बचनवा का हर खेल माने बच्चन की हर फिल्म वो कस्बे के सुमेर चित्र मंदिर के विशाल पर्दे पर देख ही आते थे। बहरहाल वही गुड्डू अपनी साइकिल पर उचकते हुए पैडल मारते दुकान की तरफ आए और मुझ पर नजर पड़ी कि एकदम से खिल गए। का गुरु मोरे मोर हैं पांच बुला के? अरे हमरा छोड़ो, तुम बताओ ये कंटाप साइकिल पर इतना खिले हुए कैसे, कहां से चले आए हो? गुड्डू जी हंसने लगे। आज तुम्हारी भौजी दिख गई वे। अब गुड्डू जी ने तुम्हारी भौजी कहा तो एकदम लजा गए थे। भौजी थी रेखा। गुड्डू जी ने उनका जिक्र किया तो लजाकर जितना लाल हुआ जा सकता था उतने लाल हो गए, क्योंकि कायदे से गुड्डू जी शर्माने पर अपनी काया में कत्थई ही हो सकते थे और कत्थई होते होते भी गुड्डू अपने लंबे बालों पर हाथ फेरने से नहीं झुके। गुड्डू जी अमिताभ कट बाल रखते हैं। कानों के पास की पट्टी अमिताभ की तरह ही अंग्रेजी के उल्टे साथ की तरह बाल लंबे, जिनमें खूब सरसों की तेल डाली जाती और पानी में भिगोकर बालों को वैसा ही बना लिया जाता जैसे शहरों के लड़के जेल लगाकर करते हैं। कंघी करते समय गुड्डू जी आगे के बालों का फुग्गा भी बनाते थे, यानी बालों में कंघी फेरी और आखिर में कंघी को उलटकर उसकी पीठ से बालों पर जोरदार दबाया, बस फुग्गा तैयार। अपनी धज में
गुड्डू जी पूरे उचक्के लगते थे। बहरहाल बात रेखा की करते हैं। रेखा गुड्डू जी के पड़ोस में रहती थी। अपने 3 भाइयों में वो सबसे छोटी थी। वह दुलारी कितनी थी ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उनकी मां का प्यार उन पर कितना बरसा था ये उनकी देह दशा देखकर बताया जा सकता था। रेखा को मोटी न भी कहा जाता, लेकिन छरहरी तो वो कतई नहीं थी, बल्कि वो मोटी और भरी भरी के बीच कहीं सरहद पर खड़ी थी। और यही वो बात थी जिस पर गुड्डू जी दिलो जान से और बाकी जिन जिन चीजों से लट्टू हुआ जा सकता था उन चीजों से लट्टू हो गए थे। अब पान का बड़ा सा बीड़ा गालों में दबाए और लाल रंग का थूक मुंह से निकलकर बह न जाए, इसकी जद्दोजहद में वो उस गली के चक्कर लगाते जैसे फिल्मी भाषा में यार की गली, उसकी गली या महबूब की गली कहते हैं। और इसी गली में उनकी महबूबा रेखा रहती थी। वो बस मचान पर लटके शिकारी की तरह गली के मोड़ पर अपनी साइकिल पर उठंगे खड़े रहते, और जैसे ही रेखा ट्यूशन के लिए या बनिए की दुकान से बड़ियां या बेसन लाने या समझ लीजिए कि महज थूकने के लिए ही गली में निकलती तो बस पीछे लग लेते। अब रेखा भी महबूबा तो खैर क्या थी, बस यूं समझ लीजिए कि उनको इस बात का इल्म हो गया था कि ये जो मेरे पीछे पीछे कुत्ते की तरह डोलता है मुझसे प्यार व्यार टाइप कुछ करता है। मेरी सोच में खलल डालते हुए गुड्डू जी आगे बोले, अबे सुन रहे हो, तुम्हारी भौजी ने अपने बेटे से मिलवाया हमें, काम मामा जी को प्रणाम करो। बेटे से मिलवाया? हम थोड़े हैरत में थे। काहे? कितना बड़ा है उनका बेटा जी? और साल भर से जरा बड़ा होगा। भौजी का कब हुआ विवाह? हमने पूछा। 2 साल तो हो गया गुरु, यही फगुआ में। अब 2 साल पहले की घटना याद हुआ मुझे, जब देवघर के हमारे हॉस्टल में यही गुड्डू जी रात के 2:30 बजे रोते पीटते पहुंचे थे। आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। हमने सोचा कि आदत के मुताबिक कहीं छेड़खानी करके और लात खाकर आए होंगे, लेकिन माजरा ही कुछ और था। हुआ यूं कि हॉस्टल में लड़के रात भर जाग कर पढ़ते या पढ़ने का दिखावा करते कि वो पढ़ रहे हैं, और कुछ लोग इस बहाने जगे रहते कि बगल के कमरे में पढ़ रहा लड़का रात को चाय बनाएगा तो उनको भी पूछ ही लेगा और फुकट में 1 कप चाय सरपेट लेंगे। वैसे हॉस्टल में मुफ्त माल उड़ाने की आदत कोई क्रिमिनल ऑफेंस तो है नहीं, लेकिन होना चाहिए, ये बात हम भी मानते हैं। खैर, रोते बिसूरते गुड्डू जब हॉस्टल तशरीफ ले आए तो कुछ सीनियरों ने उनको हड़काया था। क्या हुआ रे, देवदास बन के काहे घूम रहा है? भैया हमारा जिंदगी अनहार हो गया, अब कुछ बोलेगा कि लगा में। गुड्डू पहले से हलकान थे, ऐसी झाड़ के बाद एकदम फूट पड़े। भैया आज हमारी रेखा का ब्याह हो गया है। अब बोलने की शैली कुछ ऐसी थी और गुड्डू जी का चेहरा ही कुछ ऐसा उज्वक जैसा था कि वहां जमा सारे लोग हंस पड़े। लोगों की हंसी तीखी लगी थी गुड्डू जी को। उनका समोसे जैसा मुंह गुस्से में थोड़ा और तिकोना हो गया। जिंदगी में पहली बार हमको ओरिजिनल वाला प्यार हुआ था भैया, और आप लोग हमको डिस्करेज कर रहे हैं। रोनी सूरत पर गम और गहरा हो गया। अब वो ऐसे चलन यही है कि ऐसे गमगीन मौकों पर लोग शराब वगैरह पीते हैं, लेकिन हमारे गुड्डू भैया की काया तो पहले से ही ऐसी बम खटाखट थी कि शराब की बुरी लत से खुद को बचाना न उनकी सेहत के लिए बल्कि जीवित रहने के लिए भी बहुत जरूरी था। गुड्डू कुछ काम नहीं करते थे, गुड्डू कारनामे करते थे। उनके कस्बे के लोग उनके कारनामों को कारस्तानी कहकर पीठ पीछे उनकी बुराई करते, लेकिन लोगों का क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे। गुड्डू कस्बाई औकात के लिहाज से खाते पीते घर के थे और तमाम किस्म के शौक भी पाल रखे थे, और इन शौकों में सबसे अहम था अपनी नई नवेली साइकिल पर, चमचमाती हुई साइकिल पर उकड़ू खड़ा होकर, यानी एक पैर पैडल पर, नितंब सीटों पर और दूसरी टांग को जमीन पर टिकाकर पनवाड़ी की दुकान के सामने खड़ा होना और अपने पसंदीदा मसालों के नंबर बताकर पान बनवाना।
आमतौर पर गुड्डू बहुत खुशमिजाज थे, जिंदा दिल थे। हर हफ्ते कस्बे के किसी न किसी कन्या के साथ उनको एक तरफा प्रेम हो जाता और उसको अपने वश में लाने के लिए वो हर मुमकिन उपाय करते। फिर इस प्रेम में घर के चक्कर लगाने से लेकर उसके भाई से दोस्ती गांठने तक और वशीकरण मंत्र आजमाने से लेकर बंगाली बाबा तांत्रिक का ताबीज पहनने तक हर उपाय किया जाता था। और उस ताबीज में क्या लिखा होता था? बंगाली बाबा तांत्रिक के विज्ञापन में उसमें दावा किया जाता था कि 7 समंदर पार बैठी प्रेमिका भी गोद में पके गूलर की तरह गिर जाएगी। रेखा पर गुड्डू ने हर हथियार आजमा लिया था, लेकिन उनकी प्रेमिका पके गूलर की तरह तो खाक गिरती। गुड्डू को गम के समंदर में धकेलने का सरंजाम जुटाई। आज गुड्डू गमगीन थे, काहे कि उन्हीं के शब्दों में वो अपनी माशूका के ब्याह में बारातियों को पूड़ी बांट कर आए थे। अब किसी आशिक के लिए इससे बड़ा गम कुछ नहीं हो सकता कि वो अपनी ही प्रेमिका के ब्याह में बारातियों का स्वागत करे। असल में गुड्डू जी जितने बिगड़ैल थे उतने ही चंट भी थे, और दिक्कत ये थी, ये बात रेखा के बाप को भी पता होनी ही थी। अब जो लड़का आते जाते कुत्तों को पत्थर मारे, किसी चलते आदमी की धोती खींच ले, दिन भर कनकौए यानी पतंगे उड़ाता फिरे, गिल्ली डंडा खेले, बाजार घूमे और मटर गश्ती करे, वो कुछ और हो ले, आदमी तो नहीं हो सकता। अब सच बात यह थी कि गुड्डू को देखते ही रेखा के पिताजी को गुस्सा आ जाता था और वो मुझे बेवजह पीटने पे उतारू हो जाते थे। लेकिन गुड्डू इतने हिम्मती थे, या सच कहें तो इतने ढीठ थे, कि रेखा के घर के आगे वाले दरवाजे के ऐन सामने कुछ उसी अंदाज में खड़े रहा करते थे जैसे एक टांग पर थोड़ा वजन डालकर अमिताभ तिरछे खड़े होते। गुड्डू भैया को बुरी तरह यकीन था कि रेखा का बाप उनसे जितना चिढ़ेगा उतनी ही ज्यादा उनकी प्रेम में नाटकीयता आती जाएगी। वो गाना बहुत गाते थे, लाख बिछालो पहरे, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। और उनके दिमाग में ये बातें शायद बहुत ज्यादा फिल्में देखने से घर कर गई थी। गुड्डू कुछ भी कहते, उसमें ड्रामा होता, इमोशन होता, डायलॉग होता। लेकिन रेखा तो समझिए गाय थी। गाय कहने से मेरा मतलब कतई सीधी साधी लड़की से नहीं है, लेकिन रेखा बस नाम की रेखा थी, वरना फिल्मों वाली रेखा की कोई बात उनमें थी नहीं। कस्बाई लड़कियों की तरह उनके बाल लंबे और घने थे। हालांकि वो किसी विज्ञापनी तेल का सेवन नहीं करती थी जिससे बाल लंबे, काले, घने और घुंघराले हो जाते हैं, बल्कि वो बहुत प्रेम से उसमें नारियल का तेल चुपाती और 2 लंबी चोटियां गूंथने के बाद उसमें लाल या गुलाबी रंग का फीता बांधकर आखिर में उन फीतों से फूल बनाया करती थी, जो पता नहीं अजीब तरीके से गुड़हल और गुलाब का हाइब्रिड जैसा लगता था। रेखा थोड़े भरे बदन की थी, सांवली थी, और लड़के वाले उनको देखने आते तो कभी उनके सांवले रंग, कभी उनके माँ बाप के दहेज न दे पाने की हैसियत, और कभी इन दोनों वजह से उनको छांट कर चले जाते। होता यूं कि लड़के वाले आते तो उस दिन रेखा स्नो पाउडर, काजल वगैरह लगाकर तैयार होती, और उनके कस्बे में यह जबरदस्त मान्यता थी कि लड़कियों के स्नो पाउडर लगाने से उनकी चमड़ी खराब हो जाती है। लेकिन लड़के वाले देखने आए तो इतना श्रृंगार तो बनता था। उनके घर में पड़ोसियों के घर से टूटा सोफा, गिलाफ, कप लाए जाते, लेकिन उनके भाई की औकात नहीं थी दहेज के लिए तोला भर सोना भी जुटा पाए। ऐसे में लड़के वाले प्लेट की बर्फी, समोसा, चनाचूर, बिस्कुट भसक कर और चाय सौंट कर निकल जाते। प्रायः रेखा से कहा जाता है कि वो लड़के को गाना सुनाए। रेखा के मामा जी का दावा था कि रेखा बहुत अच्छा गाती हैं, और सामान्य तौर पर इसका अर्थ ये था कि रेखा बिना बेसुरा हुए भजन वगैरह गुनगुना लेती थी। और जिस दिन लड़के वाले आने वाले होते उस सुबह से ही रेखा अपने गीतों वाली कॉपी से भजन लेकर याद करने लग जाती। रेडियो पर सुबह सुबह बजने वाले MS सुब्बुलक्ष्मी के साथ सुर मिलाती, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, और सुर मिलाते मिलाते रो पड़ती। ऐसे ही किसी दिन
जब कोई रेखा को लड़के वाला रिजेक्ट कर गया था तो उनके रोने की आवाज गुड्डू के कानों में भी गई। गुड्डू पिघल गए थे। हालांकि उस वक्त तक रेखा को पता नहीं था कि उसके पड़ोस में रहने वाला और हमेशा उसके आसपास मंडराने की कोशिश करने वाला ये उजबक छोकरा उसके साथ प्रेम जैसा कुछ करता है। उस समय कोई फेसबुक, मोबाइल फोन या व्हाट्सएप का तो था नहीं, मिलने मुलाकात का तो सवाल ही नहीं था। प्रेम का मतलब था कि कस्बे के बाकी के आशिकों को यह पता चल जाए कि फला लड़की पर फलाने भाई का दिल आ गया है, तो एक दो रकीबों को छोड़कर बाकी के लोग नैतिकता के मारे मैदान खाली कर देते। फिर उस फला लड़की का नामकरण हो जाता। मिसाल के तौर पर रमाशंकर भाई साहब वाली भाभी जी, या खालिद की वो, और फिर हमरी वाली और तुमरी वाले। तो उसी दिन, जिस दिन रेखा की सिसकती आवाज गुड्डू के कानों में पड़ी, गुड्डू ने लाल बाबू की चाय दुकान के पास चौरसिया पान भंडार पर आशिकों की सभा में खुला ऐलान किया कि वो रेखा नाम की उस कन्या से अथाह किस्म का प्रेम करते हैं और है कोई माई का लाल जो उनको रोक कर दिखा दे। कोई माई का लाल सामने नहीं आया क्योंकि किसी लाल में रेखा जी को लेकर कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसी दिन पान की गिलौरी बनाते हुए चौरसिया ने गुड्डू को कोचा था, भौजी तो आपको बहुत प्यार करती होंगी ना भैया। चौरसिया हमेशा वही बातें करते थे जिससे उनके ग्राहक, खासकर गुड्डू जैसे आंख के अंधे और गांठ के पूरे खुश हो जाएं, भले ही उनकी बात 50 या 100% झूठी क्यों ना हो। हाँ बे चौरसिया, बहुत प्यार करती है, लेकिन का भैया, कोनो प्रॉब्लम है का? हाँ बे चौरसिया, एक तो चिट्ठी लिखना था यार। तो कौन रोक रहा है भैया? वे हमको शायरी का शौक तो बहुत है, लेकिन पढ़ना ठीक से नहीं आता है ना। शायरी का लिखेंगे बे? तो कर दिए ना बात, बस शायरी हम बताते हैं, आप लिखिए ना। चौरसिया ने सहारा दिया था। नहीं बे, तुम लिख दो। गुड्डू को अपने लिखने पढ़ने की काबिलियत के बारे में जरा भी गलतफहमी नहीं थी। वैसे भी आशिक थे, मूर्ख थोड़े न थे। उनको पता था कि चिट्ठी पकड़ी गई तो उनकी बगुले की टांग जैसे लिखावट पहचाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, और उसके बाद रेखा के बाप भाई कूटेंगे तो कूटेंगे, बाबूजी तो धर के खींच देंगे। बहरहाल शेर चौरसिया ने सुझाया, जिसमें अंगिया, चोली, जोबन जैसे शब्दों का पर्याप्त बल्कि भरपूर इस्तेमाल था, और उसमें एक शेर ये भी डाला गया कि लिखता हूं अपने खून से, स्याही ने समझना। और इस चिट्ठी में भावनात्मक रूप से खून वाला टच लाने के वास्ते इसे लाल रंग से लिखा भी गया। तो उसी शाम जब रेखा अपने घर की छत से दिन भर धूप में सूख चुकी चने की दाल लेकर उतर रही थी, गुड्डू ने चिट्ठी को पत्थर में लपेटकर रेखा की तरफ फेंक दिया। लेकिन मुमकिन है कि ऊपर वाला इस प्रेम में दोनों की कठिन परीक्षा लेना चाह रहा था। तो पता नहीं कैसे हवा चल गई या क्या हुआ, इधर पत्थर की लिपटी चिट्ठी फेंकते वक्त गुड्डू सशरीर नाले में विसर्जित हो गए, और उधर पत्थर और चिट्ठी रास्ते में बिछुड़े प्रेमियों की तरह अलग हो गए। पत्थर तो रेखा के माथे पर आ लगा और चिट्ठी उड़ती हुई आंगन में जा पड़ी। तो वही हुआ जैसा ऐसे मामलों में होता है और जिसका अंदेशा था। पहला वाकया तो यह हुआ कि गुड्डू नाली में गिरने के बाद जब उठे तो मलमूत्र से लथपथ अग्निपथ। अब बड़े शायर तो इश्क को कहीं गए आग का दरिया, तो आग नहीं, मलमूत्र के इस दरिया से निकले गुड्डू पर गली के कुत्ते लगली और गुड्डू जी वहां से भाग निकले। और दूसरा किस्सा यह हुआ कि पत्थर रेखा के सिर पर लगा तो बड़ा सा गुमड़ निकल आया। चोट लगने पर प्रेम याद नहीं रहता। मुंह से गालियों की बौछार निकालती हमारी हीरोइन रेखा ने जब मुंडेर से झांका तो गुड्डू भागते दिखे, और रेखा ने अपने तीनों भाइयों को दिखा दिया कि इस लड़के ने पत्थर मारा। तीसरे वाकये में चिट्ठी आंगन में जाकर गिरी थी। फिल्मी अंदाज में चिट्ठी वहीं गिरी जहां खलनायक होता है, और परंपरा से खलनायक लड़की का बाप होता है। रेखा के पिताजी ने चिट्ठी पढ़ी, शायरी पढ़ी, और जब लोगों से पूछताछ की तो पता चला लिखावट चौरसिया जी की है। गुड्डू के बाद चौरसिया जी को कायदे से कूटा गया। गुड्डू जी रेखा के नाम को कोसते रहे, और उस घड़ी को भी कि जिस घड़ी में उन्हें ताड़का से मोहब्बत हुई थी, वरना उनके तो अरमान ऐसे थे
जैसे धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को शोले फिल्म में बंदूकों से आम तोड़ना सिखाया था। चिट्ठी वाले प्रकरण के बाद ही रेखा के बाप ने मन ही मन तय कर लिया था कि महीना भर बीता नहीं होगा। उन्होंने गली में उचक पुचक कर साइकिल पर पैडल मारकर गुजरते गुड्डू को बड़े प्यार से बुलाया, चाय पूछी और कहा, बेटा हमने रेखा का रिश्ता तय कर दिया है। बड़े खानदानी लोग हैं, आप तो मोहल्ले के हैं। हमको उम्मीद है कि आप बारातियों के स्वागत में पूरा ध्यान दीजिएगा। पूछे मैंने किसी तरह की दिक्कत नहीं हो उन लोगों को, इसका ध्यान आप ही को रखना है। गुड्डू जी की स्थिति खराब थी, लेकिन बेचारे चाय पीते रहे। जब चाय खत्म हो गई तो रेखा के पिताजी ने कुछ ऐसी निगाहों से देखा कि बेटा लाल, चाय खत्म हो गई, चलिए अब निकलिए यहां से। दरअसल रेखा के पिताजी जानते थे कि यह आदमी कितना नंगा हो सकता है, तो रिस्क लेना नहीं चाहते थे। लेकिन आज 2 साल बाद मायके आई रेखा को देखकर हमको भी लग रहा है कि तमाम उचक्केपन के बावजूद उसके बाद गुड्डू जी ने और कोई हरकत नहीं की। शायद उनका ये प्रेम सच्ची मुच्ची में ओरिजिनल वाला तो नहीं था। इतनी सी थी ये कहानी। आप सुन रहे थे मोहब्बत एक ठो चीज है, लिखी मैंने, मंजीत ठाकुर ने, और इसको आप सुन रहे हैं इस सीरीज मधुपुर के किस्से में। कैसी लगी कमेंट में बताइएगा जरूर। नमस्कार।